अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि मुंबई की झुग्गियों से निकलकर दुबई की रियल एस्टेट पर राज करने वाली ये शख्सियत कौन है? तो आइए आपको मिलवाते हैं दुबई के मिस्टर 1% से। जी हाँ, रिजवान साजन। इनको मिस्टर 1% क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि उन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में लोगों को 1% की किस्त पर उनका अपना घर दिया। ये अमल रियल एस्टेट की दुनिया में एक इनकलाब था। तो मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, दुबई का एक बहुत बड़ा नाम, मिस्टर रिजवान साजन। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम। तो आइए उनसे पूछते हैं कि एक हम्बल बैकग्राउंड से होने के बावजूद उन्होंने ये इतना बड़ा सफर कैसे तय किया। एक्चुअली क्या हुआ कि आई वुड से मजबूरी थी ये, बिकॉज हमारे डैडी एक्सपायर हो गए मैं जब 16 साल का था। तो 16 साल की उम्र में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि काम करना है, फैमिली को संभालना है। तो उसके बाद मेरे अंकल थे जो कुवैत में थे। कुवैत को हमने लिखा कि हम आना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने लिखा बेटा तू अभी तो 16 साल का है, 18 साल की एज में तेरे को बुलाऊंगा मैं। मुझे लगा कि बाकी रिश्तेदारों की तरह ये भी हाथ ऊपर कर दिया, हेल्प नहीं करना चाह रहा है। लेकिन 18 साल की बर्थडे में, मेरे 18th बर्थडे में, मैंने क्योंकि पासपोर्ट कॉपी भेजी थी उनको, तो एक लेटर आया उनकी तरफ से। उस ज़माने में ये सब मोबाइल इंटरनेट सब नहीं था, और उन्होंने कहा तूने लिखा था 2 साल पहले, इफ़ यू वांट टू स्टिल कम आई विल हेल्प यू टू टेक यू टू कुवैत। सो आई वेंट टू कुवैत। हम कुवैत चले गए, कुवैत में काम किया अच्छा खासा। उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन आ गए तो कुवैत छोड़ के भागना पड़ा। एंड फिर तकदीर ने हमको दुबई में लेकर आए। दुबई में फिर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। At the age of 18? No, at the age of 25. 25, but still that age people are they're not keen towards working. मतलब आपको जब 16 साल की एज में आपको ये थॉट था कि ओके आई वांट टू डू समथिंग, उस वक्त तो लड़के वो खेल में मस्त होते हैं, उनको काम नहीं करना होता है। जैसे मैंने कहा ना, मजबूरी, एक मजबूरी थी कि डैडी नहीं थे। आई वाज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, में सबसे बड़ा था घर का। एंड मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है, मेरी मम्मी है। उनको लाइफ देने के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं कुछ करूं सबके लिए। अगर डैडी शायद होते तो नहीं होता, बिकॉज डैडी संभाल रहे थे पूरा। लेकिन जब मजबूरी आ जाती है ना सर पे, तो बंदा कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल लेता है। रिजवान साजन साहब ने एक नई सोच थी कि जरूरी नहीं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आप सारी उम्र गरीब ही रहेंगे। वो कहते हैं ना, इफ यू आर बॉर्न पुअर यू विल डाई पुअर, but in Mr. Sajan's case this is not like that. You see, first of all, this concept of I'm born poor and I'm going to die poor, it should be removed at all. If you are born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. That's true. So you have to ensure that when you grow up, you learn something, कुछ सीखो, अपने आप को कुछ अपना इतना काबिल बनाओ कि आप भी पैसे बनाओ। और ये आज के ज़माने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, बिकॉज पहले जो था इतना ओपन नहीं था मार्केट। विथ ऑल द इंटरनेट एंड वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, चैट जीपीटी, पता नहीं क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है और पैसे लोग बना रहे हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है। इट्स जस्ट दैट आपने उसको समझना है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, और पैसा बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। यानी गरीबी एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल, यानी गरीबी, अगर कोई बोलता है कि गरीबी एक्सक्यूज है तो गलत बोल रहा है अपने आप को। वो बंदा कुछ करना ही नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मैं बस वो मेरा कुछ कंफर्ट जोन में रहूं और उसी में अपना मैं काम करते रहूं। लेकिन थोड़ा सा अगर हटके वो बाहर सोचे तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आलम तो ये था दोस्तों कि जिस इलाके में रहते थे या जिस बिल्डिंग में रहते थे वहां पर एक ही बाथरूम था। पूरे घर को और बाकी घरों को उसी बाथरूम को शेयर करना पड़ता था। रिजवान साजन से पूछेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कौन कौन से काम किए, यानी कौन कौन से पापड़ बेले। ऑब्वियसली लग रहा था, बिकॉज मुझे पता है कि जब बचपन में पैसे नहीं थे हमारे पास, डैडी ने ऑफकोर्स कॉन्वेंट स्कूल में डाला था मुझे, लेकिन उस वक्त भी मुझे मेरी पॉकेट मनी के लिए पैसे नहीं दिए थे। उस वक्त भी बहुत तकलीफ थी, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहता था। मैंने बुक्स ला के बेचा है। मेरे सारे दोस्तों को होलसेल मार्केट में आई यूज्ड टू गेट स्टेशनरी बुक्स, सेल टू देम। आई यूज्ड टू सेल। वहाँ पे दिवाली सीजन होता है हमारे इंडिया में, तो दिवाली के टाइम पे फायर क्रैकर्स बेचा है। उसके बाद कुछ सीजन नहीं था तो घर पे दूध डिलीवर किया है।
तो कहीं ना कहीं से वो पॉकेट मनी का एक्स्ट्रा बंदोबस्त कर लेता था, एक्स्ट्रा पैसे बना लेता था, ताकि दूसरे दोस्तों के सामने मुझे हाथ मांगना नहीं पड़ता, तो उनके साथ घूम सकता था मैं। तो शुरू में था मैं कि ये पैसा तो किसी भी तरह से छोटा मोटा बना ही लूंगा, मैं इतना बड़ा बनाऊंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस था आपको कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, छोटा मोटा तो कर ही यहाँ लूंगा, नहीं रहना मुझे। यहाँ नहीं रहना। अरे गुड, अमेजिंग। रिजवान साजन ने अपने ख्वाब तो पूरे किए ही, मगर दुबई आके उन्होंने औरों के ख्वाब भी पूरे किए। कैसे? जब हमने उनसे पूछा तो बातों बातों में उन्होंने एक फॉर्मूला भी बता दिया। दुबई इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, दुबई में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर कुछ बंदा करना चाहे तो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल काफ़ी कर सकते हो, और जिसने नहीं किया तो उसकी बदकिस्मती है, बट वरना आंखें खुली रखो और देखो इंटरनेट में क्या हो रहा है, अब तुम खुद भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। और जो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए मेक एक लक्ष्य बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड, एक एम्बिशन बनाओ कि मुझे हाँ बनना है, मकसद होना एक मकसद होना चाहिए। और मकसद बनने के लिए एक ओवरनाइट तुम रिजवान साजन नहीं बन सकते हो, या मुझे भी लगे 30 इयर्स बनने के लिए। तो एक टारगेट होना चाहिए कि नेक्स्ट 3 साल में मैं क्या काम करूंगा, 3 साल में मुझे पता है कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, और 3 इयर्स का एक मकसद बनाओ, उस मकसद के ऊपर काम करो, यकीन मानो आप वहाँ पे पहुँचोगे। दैट द 3 years फार्मूला, दैट्स अमेजिंग। मैं यूज करूंगा सर इसको। नाउ कमिंग ऑन टू डैन्यूब, एक ऐसा शाहकार कि जिसने एक आम आदमी को भी यकीन दिला दिया कि वो भी दुबई में अपना घर बना सकता है। रिजवान साजन से हमने पूछा कि उन्होंने एक आम आदमी के लिए दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान कैसे बना दिया। इस इनकलाबी कदम के पीछे कौन सा राज छुपा था। उसमें क्या हुआ कि हम लोग वी आर देयर इनटू बिल्डिंग मटेरियल, एंड देन हमने सोचा कि प्रॉपर्टी स्टार्ट करना चाहिए। व्हेन द बूम वाज देयर, बहुत बड़ा बूम हुआ था 2005-2006। एग्जैक्टली। लेकिन उस बूम में मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, इतना फास्ट प्रॉपर्टी जा रहा है, तो हमने उसको साइड पे रखा। लेकिन उसके बाद जब क्रैश आया और प्रॉपर एस्क्रो अकाउंट खुल गए, प्रॉपर एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट द टाइम हम लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का स्टार्ट किया, मतलब अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट किया। नॉलेज तो था मुझे, बिकॉज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में 30 ईयर्स से है यहाँ पे। तो फिर हमने एक छोटी सी कंपनी बनाई डैन्यूब प्रॉपर्टीज़ के नाम पे, पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बिकॉज ऑफ द नेम विच वॉज देयर, वो बहुत आसानी से बिक गया। अभी एक प्रॉपर्टी डेवलपर को होता क्या है कि तुम माल बेचो, एंड सेकंड थिंग उसको माल को रेडी अपना प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बनाओ ना। उसके लिए भी because I was in the same business, I was supplying to all the architects and the consultants and the contractors who were there, so I knew कि ये कौन सा अच्छा बंदा है, कौन सा नहीं है, where to procure, where to first give the contract. Procurement was there with Danube Building Material, पूरा मटेरियल जो जाता था बनने के लिए पूरा Danube के पास ही था, but to find the right contractor जो हमको धोखा नहीं देगा, that was the most important key. But that came with the experience which we had, जो हमारे पास था एक्सपीरियंस था कि इनके साथ ही काम करना है, उनके साथ ही हमने काम किया, और टच वुड सारे जो प्रोजेक्ट है वो टाइम फटाफट आते गए। या एग्जैक्टली, बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल हमारे ऑफिस गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो अगर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने एलपीओ भेजा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टोर कीपर आपको माल भेज देगा, आपने बिल्डिंग खड़े करने की सोच की। अच्छा, अब बिल्कुल हम वी आर एट द लास्ट स्टेजेस ऑफ दिस इंटरव्यू। लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछा कि डैन्यूब 1% पे दे रहा है प्रॉपर्टी, ये खुद क्या कमाता होगा, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स हार्ड टू बिलीव। You see what happened, हम जब प्रॉपर्टी बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई शुड हैव टोल्ड दिस इन द बिगिनिंग, व्हेन प्रॉपर्टी बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आया कि लोग यहाँ पे लग्जरी प्रॉपर्टी बेचते हैं, और मेरा मकसद ये रहा कि मैं लग्जरी प्रॉपर्टीज अगर सबकी तरह करूँगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो आई हैव टू कम आउट विद समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। व्हाट वाज डिफरेंट, हमने रियलाइज किया कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएई आर दी एक्सपैट्स हु आर स्टिल स्टेइंग, आर ये अजनबी है जो यहाँ पे दुबई में रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, और उनको घर खरीदना है, लेकिन उनको वो बेचारे वर्किंग क्लास है मेरी तरह, आई मीन ऑफ कोर्स उस वक्त वर्किंग क्लास था मेरी, तो हाउ डू आई ऑफर देम टू बाय एन अपार्टमेंट। तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपार्टमेंट खरीद सके खुद का, लेकिन एक सेविंग थी उनके पास। अगर किसी ने 4, 5, 6 साल काम किया है दुबई के अंदर, तो एक पर्टिकुलर 1-2 लाख दिरहम उसने बचा के रखे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम उसके पास से वो डाउन पेमेंट लेंगे, विच इज़ 20% डाउन पेमेंट हम लेते हैं, बाकी जो हो गए ना 1% पर मंथ, हमने वो पेमेंट प्लान बनाया, और वो
सुपर हिट गया। Exactly. बिकॉज हर एक आदमी जो था वो अपार्टमेंट जो रेंटेड ले रहा था, वो अपना एक ख्वाब था कि उसका अपना घर हो दुबई के अंदर, वो ख्वाब पूरा कर सके। वाओ, अमेजिंग। और आखिर में हमने साजन साहब से पूछा कि वो लोग जो दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सबसे बढ़ के डैन्यूब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका उनके लिए क्या पैगाम है। बहुत काम की नसीहत की उन्होंने, सुनिएगा जरूर। आपको जो भी एक्सपर्टीज़ है आपको, यानी हो सकता है आप फोटोग्राफी में एक्सपर्टीज़ हो, आप हो डाटा मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज़ हो, आप अकाउंट्स में एक्सपर्टीज़ हो, आप सेल्स में एक्सपर्टीज़, आप कुक हो, तो जिस पोजीशन पे आप, मुझे जिस समय सेल्समैन हो, बहुत बड़ा अच्छा सेल्समैन हो, आपका घड़ी में आपको बेच के आऊँगा। ओके, सो दैट इज़ द क्वालिटी इन मी। नाउ द पॉइंट इज, इफ़ यू नो दैट यू आर अ गुड सेल्स पर्सन, then you have to work on that direction and उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर इम्प्रोवाइज करना है, उस स्किल को इम्प्रोवाइज करना है। अगर मैं कुक हूँ तो मैं इंडियन पकाता हूँ तो चाइनीज भी पकाऊँ, इटालियन भी पकाऊँ। अगर मैं डिजिटल वाला बंदा हूँ तो किस तरह से नए नए टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करूँ। ये टेक्नोलॉजी को आप अडाप्ट करने के जिस तरह से आप स्किल सीखोगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोगे, यकीन मानो कुछ नहीं कोई आपको बना सकता। अमेजिंग। यानी आप अगर मोची भी हो ना तो भैया अच्छा जूता सियो। अच्छा जूता बनाओ। हाँ, जो कर रहे हो जो अच्छा करो और कुछ नया करो। हाँ, कुछ नया। जो लोग करते हैं उसको फॉलो नहीं करो, कुछ नया सोचो, कुछ अलग से सोचो, यकीन मानो आप बादशाह बन सकते हो। अमेजिंग, अमेजिंग। ये आई थिंक शायद इस इंटरव्यू के बाद आई विल बी अ न्यू पर्सन माई सेल्फ एज वेल। तो आखिर में रियल स्टेट के बादशाह ने बादशाह बनने का फॉर्मूला बता दिया। आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।